हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक, उसके बाद उसमें मैंने आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए थे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ सिल्क। मैंने सिल्क के बारे में बताया कि सिल्क क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया जो सिल्क है, जो सिल्क फाइबर है, वो आपको सिल्क वर्म से मिलता है। और ये जो सिल्क वर्म से सिल्क को जो बनाने की जो एक प्रोसेस होती है वो कहलाती है सेरीकल्चर। मतलब सिल्क वर्म को पालना पोसना और उनसे जो सिल्क मिलता है वो कल्चर कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक, लेकिन सिल्क बनता कैसे है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिल्क वर्म या फिर सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो आइए जो वीडियो है इसमें हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworm। तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या हैच करती है, एग्स को लेस करती है और उसके बाद उसकी हैचिंग होती है जिससे क्या बनता है, लार्वा। और उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं या फिर उसे सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि आगे दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। यहाँ पे दूसरा वर्ड आया प्यूपा। तो जब कैटरपिलर जब नेक्स्ट स्टेज में जाती है, जब वो डेवलप करके नेक्स्ट स्टेज में जाती है तो वो कहलाती है प्यूपा। आपको यहाँ मैं सिल्क मॉथ जो है उसका ये एक डायग्राम है, उसकी पूरी एक लाइफ साइकिल है तो उसको दिखाती हूँ। ये आपकी फीमेल सिल्क मॉथ है और उसके बाद जो कैटरपिलर जिसे कि हम सिल्क वर्म कह रहे हैं वो ये है। मतलब ये डेवलप करके किस में बदल गया, कैटरपिलर में डेवलप कर जाता है। और उसके बाद ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक थ्रेड बनाता है, प्रोटीन की वो थ्रेड होती है और उस थ्रेड को वो अपने ऊपर पूरा कवर कर लेता है इस तरह से। तो ये कवर जो है ये कहलाता है ककून। उसके बाद ये जो ककून है इसी से ही हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर निकालते हैं। अब ये जो प्यूपा है, प्यूपा जैसे ही कैटरपिलर प्यूपा में जैसे ही कन्वर्ट होता है वो सबसे पहले क्या करता है, इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। वो एक जाल बुनता है अपने चारों ओर, अपने आप को खुद को क्या करने के लिए, बचाने के लिए या संभालने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। जैसा कि आपको दिखा रही हूँ मैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ककून है इस तरह से वो क्या करता है कि फाइबर्स निकालता है और उसको अपने चारों ओर 8 के साइज में, 8 आकार में, आप देखो ना 8 कैसे बनता है, उस आकार में वो क्या करते हैं अपने चारों ओर जो फाइबर्स हैं उसको और उसके द्वारा कवर करना शुरू। इस तरह से वो 8 की तरह ऐसे अपने चारों ओर बनाना स्टार्ट कर। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens and exposed to the air becomes silk fiber। तो जो कैटरपिलर है वो क्या करता है कि एक पदार्थ जो होता है उसको सिक्रेट करना स्टार्ट करता है अपने चारों ओर। और वो जो पदार्थ होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये हार्ड हो जाती है, कब होती है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है। जैसे ही उसके माउथ से वो निकलता है और उसके चारों ओर क्या होता है, कवर होना शुरू करता है। तो ये जो प्रोटीन का जो पदार्थ है वो क्या होता है, एयर से रिएक्शन करके वो क्या होता है, मतलब कि हार्ड हो जाता है और यही क्या बनाता है, आपका सिल्क फाइबर बनाता है।
Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. तो जल्दी ही क्या होता है कि जो कैटरपिलर है वो पूरी तरह से अपने आप को क्या करता है, कवर कर लेता है, और जो कवर होता है उसके अंदर वो किस तरह से प्यूपा के रूप में, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जब वो अपने आप को कवर कर लेता है तो उसके अंदर भी उसका जो लार्वा है, जो वर्म है, वो रहता है, और अब वो स्टेज जो होती है वो होती है प्यूपा की, और दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, और जो वो उसके ऊपर जो वाइट कलर की जो कवरिंग होती है वो कहलाती है ककून। इसी ककून से ही हम सिल्क फाइबर गेन करते हैं। The further developments of the pupa into moth continued inside the cocoons. तो अब जो आपका प्यूपा बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ककून में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स, और इसी जो फाइबर्स था उसी को निकाल के क्या किया जाता है, सिल्क के क्लॉथ्स बुने जाते हैं। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? तो आपको ये पता है कि जो सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं एज़ कंपेयर ऑफ आपके जो स्टील के थ्रेड्स होते हैं, उतने ज़्यादा ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो जो सिल्क यार्न है या फिर आप इसे थ्रेड कह लीजिए, ये किससे ऑब्टेन किया गया, सिल्क मॉथ के ककून से, जो मैंने आपको ऊपर लाइफ साइकिल में दिखाया था। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड सिल्क यार्न दे इल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोरस, स्मूथ, शाइनी, etc. तो ऐसा नहीं है कि सिल्क मॉथ ही एक जो वैरायटी है, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं सिल्क की। तो उन सभी से अलग अलग टेक्सचर के सिल्क्स फाइबर्स या फिर यार्न कह लीजिए वो प्राप्त किया जाते हैं, और उनकी अपनी खुद की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, कोई बहुत ज़्यादा शाइनी होगा, कोई कोरस होगा। तो इनके अपने अपने क्या हैं, एक वैरायटी है। 10 तसार सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, ठीक है। तो ये सारे सिल्क की वैरायटीज़ हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून स्पोन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। तो ये सभी ही अलग अलग टाइप के मॉथ्स के ककून से बनते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। तो सबसे कॉमन जो होता है वो होता है हमारा मलबरी सिल्क मॉथ। तो ये जो मलबेरी है से ये सिल्क मलबेरी के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन्हीं पे ही ये मॉथ उनका क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। तो इस जो सिल्क मॉथ है मलबेरी के, इससे जो ककून मिलता है, उससे जो थ्रेड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है एंड इलास्टिक होता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चमक होगी, बहुत ही ज़्यादा वो सिल्की होगा, इलास्टिक होगा, स्ट्रेचेबल होगा, ठीक। तो और ऐसे ही सिल्क से जो ड्रेस मटेरियल बनेगा वो भी बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और इनको बहुत ही ईजिली अच्छे अच्छे कलर्स में डाइड किया जा सकता है, कलर उनकी की जा सकती है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये जो रेशम के कीट से रेशम बनाने का जो सेरीकल्चर है वो बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। एक पुराने समय से ही ये एक उद्योग है जिसे हम लघु उद्योग में लेते हैं, वो इंडिया में बहुत टाइम से हो रहा है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सिल्क है उसका कमर्शली उनको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. तो इंडिया में ज़्यादातर जो वुमेन हैं वो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो भी कह लें, इसमें ये इन्वॉल्व है जो सेरीकल्चर, और इसमें वुमेन्स जो होती हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान है सिल्क फाइबर जो बनते हैं उनको यार्न में बदलने, उनकी रीलिंग करने और उनसे फैब्रिक बनाने में।
These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. तो ये पूरा प्रोसेस जो फाइबर होता है उसकी रेयरिंग करने में, रीलिंग करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में और फिर उससे क्या करने में, फैब्रिक बनाने में, ये सारा काम ज़्यादातर औरतों द्वारा ही किया जाता है. By their enterprises they contribute to the nation's economy. तो जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान है. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. तो जो चाइना है वो सबसे पहले है सिल्क प्रोडक्शन में, बट हमारी जो इंडिया है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री में. टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई the types of silk such as mulberry silk, टसार सिल्क, फिर उसके बाद है एरी सिल्क, मोगा सिल्क, एटीसी. तो ये सारे जो अलग अलग सिल्क्स की वैरायटी दी हैं तो आप अपने मदर से या फिर अपने आंट से या इस सभी सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनको पहचानने में आप मदद ले सकते हो. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस. और क्या कर सकते हो कि इनका कंपेयर कर सकते हो. ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं उनसे इनको कंपेयर करके आप देख सकते हो कि इनकी वैरायटी में क्या डिफरेंस है. which contains synthetic fibers. Try to collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. और आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो कि कुछ कैटरपिलर्स के भी जो डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के कैटरपिलर्स होंगे उनके आप क्या पिक्चर्स भी कलेक्ट करके उनको आप समझ सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी भी है 3.6. टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड. तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक आर्टिफिशियल सिल्क का थ्रेड लीजिए और एक प्योर सिल्क का थ्रेड लीजिए. बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली. और इन दोनों को ही बहुत सावधानी से आप उसे क्या करिए, जलाइए. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग. तो आप देखोगे कि जब इन दोनों को ही जलाया जाता है तो दोनों के ही स्मेल में एक डिफरेंस होगा. जो आर्टिफिशियल थ्रेड होता है उसकी जो स्मेल होगी वो थोड़ी बैड सी होगी. और उसके आगे देखते हैं. नाउ बर्न्स ए वुलन फाइबर केयरफुली. और उसके साथ ही आप एक वुलन फाइबर को भी जला के देखोगे तो तीनों के ही स्मेल्स में एक आपको अलग सा डिफरेंस दिखाई देगा. डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क्स और डैट ऑफ प्योर सिल्क. कैन यू एक्सप्लेन वाई. तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या जब आप उसको जलाओगे तो आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा. To remember when the cocoon stage is reached in the life history of silk moth, try the following activity. तो इसको अभी रहने ही देते हैं. फिलहाल आप इतना ही समझे कि ये जो सिल्क थ्रेड और आर्टिफिशियल थ्रेड या फिर जो वुलन थ्रेड है इनको लेके आप अगर बर्न करोगे तो आपको इनमें डिफरेंस ईजिली समझ में आ. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ककून टू सिल्क. मतलब अब जो ककून है उससे सिल्क कैसे बनेगा. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्ट टू गेट सिल्क थ्रेड्स. तो अब जो सारे ककून्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और उनसे थ्रेड निकाला जाता है. कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं. रियरिंग सिल्क वर्म. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करती है, रियरिंग सिल्क वर्म करते हैं. ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम. तो जो एक सिंगल सिल्क मॉथ होती है, फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो एक बार में कितने एग्स दे सकती है, वो 100 एग्स दे सकती है एक बार में. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड द सिल्क वर्म फार्मर्स. तो अब ये जो एग्स होते हैं जो इनका कल्चर करते हैं वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन एग्स को या तो किसी कपड़े के टुकड़े पे या फिर पेपर पे उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं कि फिर उनको बेचते हैं. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions for temperature and humidity. और अब जो farmers हैं उनको क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी सामान अपना कुछ भी अगर प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप सी था, जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था तो उसको क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी हार्वेस्टिंग और सारी चीज़ें करने के बाद उसे स्टोर किया जाता था, बहुत हाइजीन मेंटेन किया जाता था. उसी तरह से ही जो फार्मर्स जो सेरिकल्चर से जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिल्क वर्म के जो एग्स होते हैं उनको कलेक्ट करके उनको बहुत ही हाइजीनिक
कंडीशन में रखते हैं, उनको सुटेबल कंडीशन के अनुकूल देते हैं, उनको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर पे उन एग्स को रखते हैं और ह्यूमिडिटी वगैरह सब चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs। तो अब क्या होता है, जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलता है, वार्म होता है, जो एग होते हैं थोड़े उनको गर्मी चाहती है, तो जैसे टेम्परेचर उनके सुटेबल होता है वैसे ही उनमें से क्या बाहर आता है, लार्वी जिसे भी कहते हैं। जैसे लार्वा एक के लिए होता है, लार्वी कई सारों के लिए होता है। तो यहाँ पे ये लार्वी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो लार्वी जो है वो निकल आती हैं। जैसे कि आप देखें जो हैन होती है उसके भी एग्स को क्या किया जाता है कि एक सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है, उनसे जो चिक्स होते हैं उनको निकालने के लिए, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे किया जाता है कि एक सुटेबल कंडीशन में एग को हैच किया जाता है उससे, जिससे कि एग को रखा जाता है, जिससे हैचिंग के बाद उसमें से जो लार्वी हैं वो बाहर आए, क्योंकि अब इन्हीं लार्वी को ही नेक्स्ट स्टेज में जाना है और वो क्या बनाएंगे, ककून बनाएंगे। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स। तो ये क्या होता है कि जो मलबेरी ट्रीज होती हैं उनमें जब एकदम बढ़िया सी ग्रीन ग्रीन लीव्स फ्रेश आती हैं, तब इन लार्वा को क्या कहता है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। अब ये जो लार्वा है या फिर जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्कवर्म कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी पत्तियों को, यहाँ देखिए आप, ये पत्तियाँ हैं मलबेरी ट्री की, तो इनको खूब खाते हैं वो, और इसके बाद ये अपनी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। तो ये क्या करते हैं, पूरे दिन और रात इस लीव्स को खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने साइज को इंक्रीज कर। यहाँ पे देखिए एक सिल्क वर्म की कैसे रियरिंग होती है, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये मलबेरी जो ट्री है वो है, उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे देखिए जो फीमेल आपकी सिल्क मॉथ थी उसने क्या किया, यहाँ पे ढेर सारे एग्स को क्या किया, लेस किया, और उसके बाद उसको क्या करते हैं कि जो उसमें से जो कैटरपिलर होते हैं जो निकलते हैं, उनको क्या कहता है कि इसकी जो लीव्स है मलबेरी ट्री की उसको खाने दिया जाता है, और जब वो खा के अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं तो देन वो किस में बदल जाते हैं, वो बदलते हैं ककून में। अब वो क्या करने लगते हैं, अपने चारों ओर जो थ्रेड्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने आपको बताया, उसको अपने चारों ओर 8 साइज में क्रॉस, ऐसे बताया ना आपको कि 8 साइड में अपने चारों ओर स्टार्ट करके उसको राउंड करना, पूरे अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द लार्वी are kept in clean bamboo trays along with the freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboos in the tray of spin cocoons। तो अब जो लार्वी थे उनको क्या करते हैं कि बैम्बू के ट्रे होते हैं उसमें क्या करता है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और वहीं पे ही उनको खूब ढेर सारे मलबेरी ट्री जो लीव्स होती हैं उनको चॉप करके दे दिया जाता है, और वो क्या करते हैं 25 टू 30 डेज तक खूब खाते हैं। ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं, खूब खाते हैं इन लीव्स को, और उसके बाद क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ये जो लीव्स हैं उनको खाना बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो बैम्बू का जो छोटे छोटे उसमें होल्स बने होते हैं उनमें क्या करते हैं कि वो अपने ककून अपने चारों ओर फाइबर्स बना के और उस होल में चले जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विंग में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून्स गेट अटैच्ड। और उसके बाद क्या होते हैं, वही जो बैम्बू के जो होल्स हैं वहीं पे जाके वो ककून्स क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द ककून्स इनसाइड विच डेवलप्स इन द सिल्क मॉथ। उसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर्स हैं वहीं पे ही जब वो उसके ट्रे के अंदर चले आते हैं और फिर वो अपने जो होल्स में चले आते हैं, उसके बाद वो अपने चारों ओर क्या करते हैं, ककून्स बना के वहीं पे अंदर साइड में रहते हैं, और फिर धीरे धीरे ये डेवलप होके सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हमें तो चाहिए कि
थ्रेड चाहिए, फाइबर चाहिए, हमें उसको सिल्क मॉथ में क्या होता है कि कन्वर्ट होने नहीं देना है। तो उससे पहले ही ये जो ककून की जो स्टेज है, इसी स्टेज पे इनको निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद इनको क्या करते हैं कि इनसे सिल्क फाइबर निकाला जाता है। तो कुछ ककून को क्या करते हैं कि सिल्क फाइबर निकालने के लिए यूज़ कर देते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जिससे कि जो एडल्ट सिल्क मॉथ है वो क्या हो जाए, वो बने। नहीं तो अगर सारे ही ककून को हम यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सिल्क मॉथ नहीं बचेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग सिल्क। ए pile of cocoons is used for obtaining silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. तो अब क्या करते हैं, जो ककून्स होते हैं उनको निकाल के ले आया जाता है और उसके बाद उससे या तो धूप में सुखाया जाता है या उनको बॉयल किया जाता है या फिर उनको स्टीम किया जाता है। तो जैसे ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सिल्क की जो खोज थी वो सबसे पहले कहाँ हुई, चाइना में हुई थी। अब वो कैसे हुई थी, जब वो ककून उस लेडी के टी में गिर गया था तो वो क्या हुआ था कि उसके पूरे थ्रेड्स क्या हुए थे, फैल गए थे चाय में, तो वो तैरने लगे थे। तो उसी के ही बेस पे फिर जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि अगर इस ककून को क्या किया जाए कि बॉयल किया जाए या सुखाया जाए या हीट किया जाए, स्टीम किया जाए, तो ये थ्रेड्स क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं, इस तरह से इनके थ्रेड को क्या करते हैं, बाहर निकाल लिया। The silk fiber separate out. The process of taking out the threads from the cocoon for use as silk is called reeling. Reeling the silk. ये कहलाएगा आपका रीलिंग द सिल्क। इस तरह से जो ककून से जो सिल्क निकाला जा रहा है वो कहलाता है आपका रीलिंग ऑफ द सिल्क। Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers or silk from the cocoon. तो रीलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ककून ने अपने एक साइड से उसे क्या किया, कवर करना स्टार्ट किया। तो रीलिंग में क्या करेंगे हम कि उसको अनवाइंड करेंगे, यानी कि उल्टे डायरेक्शन से उसको क्या करेंगे, खोलना स्टार्ट करेंगे, थ्रेड्स उससे निकालना स्टार्ट करेंगे। Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. तो अब इस तरह से जो सिल्क फाइबर्स से सिल्क थ्रेड बना लिया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है एक थ्रेड के रूप में। तो अब उससे क्या करते हैं कि जो वीवर्स होते हैं, जो बुनाई करते हैं, जो कपड़ों की बुनाई करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब इनसे क्लॉथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है सिल्क से सिल्क थ्रेड के बनने और फिर थ्रेड के बाद उससे सिल्क क्लॉथ बनने में। लेकिन उस बीच में ये जो फाइबर्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो था आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म, जो कि हमने पढ़ा और उसके दौरान हमने देखा कि किस तरह से ककून से हमें जो सिल्क फाइबर है वो प्राप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और हाँ, फिर से चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।